वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात होगी साईफाई जॉनर की गहराइयों में उतर के और टॉपिक भी कुछ वैसी ही है। तो बात होगी आज 2015 में आई मूवी प्रोजेक्ट एल्मेनाक पे और ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, तो अपने अंदर का साइंटिस्ट जगा के बैठो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे ताकि वीडियो आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए। हम 5 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। पहला मूवी के प्लॉट और इवेंट्स, दूसरा फीडबैक इफेक्ट और रिपल इफेक्ट, तीसरा टाइम ट्रैवलिंग मिस्टेक्स डन इन द मूवी, चौथा इफेक्ट ऑन टाइम स्ट्रीम और आखिरी है आवर रूल्स ऑफ टाइम ट्रैवलिंग। एंड मैं बता दूं कि बस थोड़े देर रुके रहना। सेकंड पॉइंट से ऐसी चीजें हैं जो कंटेंट आपको पहली बार एक्सपीरियंस होगी बाकी सभी चैनल से। तो मूवी फोकस करती है डेविड रैस्किन नाम के एक 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट पे जो MIT में एडमिशन लेना चाहता है, और जब उसका प्रोजेक्ट उसे 100% स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाती तो वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है और उसके घर के बेसमेंट में उसे अपने पिता का कैमरा मिलता है, जिसमें जब वो अपने 7th बर्थडे का क्लिप देख रहा होता है तो उस वीडियो में वो खुद को देखता है, यानी प्रेजेंट वाले खुद को। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि आज से 10 साल पहले मैं खुद के बर्थडे में इस तरह मौजूद था। और डेविड, उसकी बहन क्रिस्टीन और उसके 2 दोस्त एडम और क्वीन इस केस पे काम करते हैं और फाइनली डेविड को उसके घर के बेसमेंट में अपने पिता का पुराना प्रोजेक्ट हाथ लग जाता है और उसका नाम होता है प्रोजेक्ट एल्मेनाक, जो कि डार्पा के द्वारा बनाया जा रहा था। और उन पेपर वर्क के बीच उन्हें पता चलता है कि ये मशीन करती क्या है, और उसका नाम लिखा होता है टेम्पोरल रिलोकेशन मशीन, यानी एक टाइम मशीन जो कि अधूरी थी। डेविड और उसके दोस्त क्वीन और एडम मिलकर उसे कंप्लीट करते हैं और उनका पहला टेस्ट होता है जिसे हम जीरोथ जंप कहेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो वो उसमें एक कार को 2 मिनट पीछे भेजना चाहते हैं, पर मिस कैलकुलेशन की वजह से वो 2 घंटे पीछे चला जाता है और इस ट्रायल को डेविड की कॉलेज क्रश जेसी भी देख लेती है। पर इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और अब जेसी भी उनके टीम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद वो सोचते हैं क्या उन्हें ये इंसानों पे टेस्ट करना चाहिए, जिस पे सभी डेविड को कहते हैं कि ट्राई कर यार, क्योंकि हमने देखा है तुम्हें उस बर्थडे वाले वीडियो में, सो टेंशन मत लो, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही होगा। जिसमें वो अपनी पहली जंप करते हैं एक दिन पहले और इसे चेक करने के लिए वो क्वीन के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो सच में टाइम में पीछे आ चुके हैं। पर जैसे पास्ट वाला क्वीन प्रेजेंट वाले को देखता है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है और इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, जिसे एडम कहता है कि ये फीडबैक लूप था। बट जब वो वापस प्रेजेंट में लौटने वाले होते हैं तब क्वीन के पड़ोस वाला कुत्ता भी उनके साथ प्रेजेंट में आ जाता है और वो देखते हैं कि प्रेजेंट में लौटने के बाद उस कुत्ते के लापता होने के पोस्टर लगे हुए हैं और शहर में थोड़े चेंजेस हुए होते हैं, जैसे सभी घरों के बाहर अमेरिकन फ्लैग लगा होना। इस पहले जंप के सक्सेसफुल होने के बाद डेविड और उसके दोस्त कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कोई भी अकेला जंप नहीं करेगा, सभी साथ में करेंगे, हर जंप को रिकॉर्ड किया जाएगा, और तीसरा इस बात को सभी सीक्रेट रखेंगे। तो अब सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस मशीन से क्या क्या करना चाहते हैं, जिसमें क्वीन अपना केमिस्ट्री टेस्ट पास करना चाहता है, क्रिस्टीन अपने बुलिंग का बदला लेना चाहती है और डेविड अपने घर को बिकने से रोकना चाहता है। सेकेंड जंप होता है क्वीन के लिए। वो टेस्ट में जाता है बट इस बार प्रोफेसर पहले से एक सवाल ज्यादा पूछ देता है, वो फिर फेल हो जाता है। थर्ड जंप फिर से क्वीन दोबारा टेस्ट में गया बट इस बार क्वेश्चन फिर बदल जाते हैं। फोर्थ जंप फिर से, पर इस बार क्वीन पास हो जाता है। फिफ्थ टाइम जंप, इसमें क्रिस्टीन अपनी दुश्मन सैरा नेथन से बदला ले लेती है। सिक्स्थ जंप, वो लॉटरी की टिकट लेते हैं पास्ट में जाके और प्रेजेंट में आके लॉटरी जीत लेते हैं। इससे वो अमीर भी हो जाते हैं और डेविड का घर भी बच जाता है। अब यहाँ से गाइस कुछ भी आसान नहीं होने वाला, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। 7th जंप, डेविड सबको 3 महीने पहले ले जाता है रॉक कॉन्सर्ट में, जहाँ पे वो काफी मस्ती करते हैं और डेविड जेसी को प्रपोज करने का मौका खो देता है और वो सब वापस आ जाते हैं। अब जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उसकी मॉम की जॉब लग चुकी है और क्रिस्टीन की दुश्मन सैरा नेथन अब उसकी दोस्त बन गई है, और ये चेंजेस कब आए ये उन्हें पता भी नहीं। अब डेविड ये सोचता है कि उसके पास एक मौका था जेसी को प्रपोज करने का, बट वो उसे खो दिया। सो टाइम जंप नंबर 8, डेविड अकेले दोबारा पास्ट में जाता है और यहाँ उनकी पहली रूल टूटी।
वो वापस लोलापलूजा के कॉन्सर्ट में जाके खुद की जगह ले लेता है और जेसी को प्रपोज कर देता है। और जब वापस प्रेजेंट में आता है तो जेसी उसकी गर्लफ्रेंड होती है। पर चेंजेस सिर्फ इतने नहीं थे, वो देखता है उसकी मॉम दोबारा जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम मैच हार गई। क्यों? क्योंकि टीम कैप्टन जस्टिन केली की टांग टूट गई थी 1 मार्च को। एक इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश हो गई जिसके पायलट सैरा नेथन के डैड थे। देश भर में कई जगह लूटपाट की घटनाएं हो रखी है और ब्राजील के जंगलों में आग लगी हुई है। अब डेविड ये सोचता है कि ये सब कैसे हुआ भाई, और ये सब मुझे याद क्यों नहीं है। जिस पे एडम कहता है कि ये रिपल इफेक्ट के वजह से हो रहा है और ये प्रॉब्लम तब से आई जब हम कॉन्सर्ट में गए थे, तो हमें उस पूरे कॉन्सर्ट वाले इवेंट को हमारे टाइमलाइन से इरेज करना होगा। पर डेविड मना कर देता है, और करे क्यों ना, बंदे को उसी के वजह से तो गर्लफ्रेंड मिली थी। तो अब डेविड फिर से सोचता है कि वो टाइम जंप करेगा और जंप नंबर 9 फिर से अकेले वो 1 मार्च के डेट पे जाता है और टीम कैप्टन जस्टिन की एक्सीडेंट को रोक देता है। वापस आता है, देखता है उसका स्कूल मैच जीत गया है। बट उसे खबर मिलती है कि एडम पिछले 1 दिन से आईसीयू में है। अब डेविड समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्यों रहा है और ये टाइमलाइन में किस वक्त पे सेट हो जा रहे हैं। और वो रिपल इफेक्ट जो जंप नंबर 7 से अपना असर दिखाना शुरू की थी, वो अब कितनी इंटेंस होते जा रही है वो डेविड को महसूस होने लग जाता है। जंप नंबर 10 डेविड एडम को बचाने के लिए करता है, पर उसके साथ गलती से जेसी भी पास्ट में चली आती है और वो खुद से मिल जाती है और फीडबैक लूप के वजह से वो टाइमलाइन से इरेज हो जाती है, यानी उसका एग्जिस्टेंस ही मिट गया। डेविड वापस प्रेजेंट में आता है, देखता है एडम तो ठीक हो चुका है बट जेसी अब भी लापता है और वो समझता है कि जेसी सच में अब इरेज हो चुकी है। और अब वो सोचता है कि हर एक टाइमलाइंस इतने क्रिस क्रॉस हो चुके हैं कि उन्हें सुलझाना अब नामुमकिन है और एक ही तरीका बचा है सब कुछ पहले जैसा करने का, उस मशीन को ही खत्म करना होगा। और जंप नंबर 11 डेविड 10 साल पहले अपने 7th बर्थडे पे जाता है, अपने डैड से मिलता है, उन्हें बताता है कि ये मशीन फ्यूचर में बना ली पर सब कुछ बर्बाद हो गया एंड आई हैव टू डिस्ट्रॉय इट, और वो टाइम मशीन जला देता है जिसके वजह से वापस सभी कुछ वहाँ आ जाता है जिस दिन डेविड को MIT से चिट्ठी आई थी। तो अब चलते थोड़े और डीप में। इस मूवी में 2 इफेक्ट मेन थे, एक फीडबैक लूप और रिपल इफेक्ट। मैं अपने एक्सप्लेनेशन में जाऊं उससे पहले मैं ये बता दूं, फीडबैक लूप जैसी कोई थ्योरी टेम्पोरल रिलोकेशन पैराडॉक्स में नहीं है, बट हाँ कैजुअल लूप जरूर है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी रेट्रो कॉजेलिटी या टाइम ट्रेवलिंग के वजह से कोई एक इवेंट, मान लेते हैं इवेंट नंबर 1, कारण बनता है किसी दूसरे इवेंट नंबर 2 के होने का, तो वो इवेंट नंबर 2 खुद भी एक कारण बन जाएगा इवेंट नंबर 1 के होने का। तो ये एक लूप सा बन गया। तो अगर इसे मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मूवी के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन खुद के पास्ट सेल्फ से मिलता है तो उनके एग्जिस्टेंस फ्लक्चुएट होने लग जाते थे, और इसी लूप को एक अलग वे में दिखाया गया जिसमें कहा भी जाता है कि कभी खुद के सेल्फ से ना मिले अगर पास्ट में जाओ तो, क्योंकि उसके आउटकम क्या निकलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो आपको देख के आपका खुद का पास्ट सेल्फ खुद के बिहेवियर चेंज कर ले या और कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए, और इस मूवी में एक अलग आउटकम दिखाया गया कि आपकी एग्जिस्टेंस का मतलब ही मिट जाएगा। वही रिपल इफेक्ट या कहूँ जिसे आप बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से भी जानते होंगे, इसमें होता ये है कि एक छोटे से इवेंट के वजह से भी कितने बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अफ्रीका में पंख फड़फड़ाती तितली यूरोप में सुनामी ला सकती है, यानी इवेंट्स और उनके स्केल धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। तो अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट पे। डेविड ने कई जगह, लिटरली कई जगहों पे गलती की। सबसे पहली बात, रिपल इफेक्ट जंप नंबर 7 से नहीं बल्कि पहले जंप से ही अपना काम शुरू कर दी थी। जब वो प्रेजेंट में आके वो अमेरिकन फ्लैग्स वाले चेंज को देखते हैं, फिर हर बार टीचर का क्वेश्चन चेंज हो जाना क्वीन के टेस्ट में, उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि उनके हर एक जंप से इवेंट एक्चुअल में चेंज हो रहे हैं, और उस वक्त तो वो छोटे स्केल पे थे पर उन्होंने वो कंटिन्यूड रखा और फिर चेंजेस ड्रास्टिक होने लगे। और एक मोमेंट पे एडम कहता है कि हमें ये रोकना होगा, क्योंकि एक मोमेंट आएगा जब हमें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि उस पूरे इफेक्ट के किस पॉइंट पे ये चेंजेस आई, हम फिर जंप्स और उनके इफेक्ट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पर डेविड नहीं मानता,
बल्कि मानना नहीं चाहता था, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो मिल गई थी। और उसकी सबसे बड़ी गलती कि वो इस टाइम ट्रैवलिंग वाले प्रॉब्लम को टाइम ट्रैवलिंग से ही ठीक करना चाहते हैं, बट ये भूल रहे थे कि हर एक जंप से रिपल इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग होगी। और जिस तरह एक तालाब में बनने वाले रिपल्स और बड़े ही बनते जाते हैं, ठीक उसी तरह जब टाइम स्ट्रीम में रिपल्स उठते हैं तो वो इवेंट्स को और बड़े स्केल पे चेंज करने लगेगी। और ये सब आपके कंट्रोल से बाहर होंगे, क्योंकि जिस तरह एक फेंका हुआ पत्थर बस रिपल क्रिएट करती है पानी में, पर वो रिपल्स कितने बड़े होते जाएंगे वो उस पत्थर के बस में नहीं होता। उसने तो बस डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ठीक इसी तरह टाइम ट्रैवलिंग में भी होता है कि हम बस डिस्टरबेंस ही बना पाएंगे और वो डिस्टरबेंस और बड़े बनते जाएंगे और हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। अब क्यों इन इवेंट्स को सुधारना भी एक गलती बन जाती है वो सुनो। अब सोचो एक तालाब में जिसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया जो रिपल्स बना चुका है और वो चेंजेस ला रहा है। अब आपने सोचा कि मैं इन रिपल्स को रोक दूंगा, वो भी कैसे, एक और पत्थर फेंक के। तो अब होगा क्या कि दूसरी बार फेंकी हुई पत्थर एक और रिपल बनाएगी जो अब पहले वाले से इंटरसेक्ट करके और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट दे देगी। और यही डेविड कर रहा था। सब कुछ ठीक करने के लिए किया गया उसका हर एक टाइम जंप टाइम स्ट्रीम में बस और डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, जिसके वजह से ये तक डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा चेंज पहले वाले रिपल के वजह से था या उससे जो मैंने अभी किया। और मूवी के एक पॉइंट पे यही होता है और डेविड क्लियर आउट भी नहीं कर पाता कि साला चेंजेस को सुधारा कैसे जाए। तो ये थी उनकी गलतियां। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में टाइम स्ट्रीम के साथ हो क्या रहा था। अगर हम उस दिन को लें जिस दिन डेविड को मशीन मिली तो वो थी मेन टाइमलाइन, बट जैसे उन्होंने पहला जंप किया वहाँ पहली गलती हुई। तो हुआ ये कि वो कुत्ता पास्ट से प्रेजेंट में आ गया जो होना नहीं चाहिए था। तो उसके वजह से एक नई टाइमलाइन बनी जहाँ पास्ट में कुत्ता रहा ही नहीं। हल्की चेंज थी है ना, बट देखो हुआ क्या कि प्रोफेसर के क्वेश्चन भी बदल गए जो वो क्वीन से पूछा था। अब उसे सुधारने के लिए वो फिर से वही किए। तो हो ये रहा था कि उस इवेंट तक टाइमलाइन वही बनी रह रही थी, पर जहाँ से वो चेंज कर रहे थे वो हर बार एक नया फ्यूचर बना रहा था, क्योंकि टाइम के किसी पॉइंट पे किया गया कोई चेंज एक नए पास्ट और एक नए फ्यूचर दोनों को क्रिएट करता है। आपने पास्ट में चेंज किया क्योंकि आप फ्यूचर में कुछ चेंज करना चाहते थे, तो वो चेंजेस तो आएंगे ही, पर एक कीमत के साथ कि उस चेंज के साथ और कई सारी चेंजेस भी खुद आएंगी। जिस पॉइंट पे चेंज लाया गया था पास्ट में वहाँ तक की हिस्ट्री सेम रहेगी, बट जहाँ से चेंज हुआ हर बार फ्यूचर अलग अलग बनेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पहले जंप के बाद से ही जब आप प्रेजेंट में लौटे और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने मेन टाइमलाइन वाले प्रेजेंट में आया हूँ तो आप गलत हैं। आप कभी अपने असली टाइमलाइन में लौटे ही नहीं और हर एक चेंज और हर एक जंप के बाद आप अपने उस ओरिजिनल टाइमलाइन से और दूर होते गए। और फिर सभी ठीक करने के मकसद से आपने उन टाइमलाइन में दोबारा चेंज लाया जो पहले से डिस्टॉर्टेड थी और वो अब बाकी सभी के साथ इंटरसेक्ट और फंसने लगी। तो अब तुम लोग सोचोगे कि फिर क्या किया जाए, तो मैं बता दूं कि रास्ता है और यहाँ पे मैं बताऊंगा मेरे बनाए नियम जो इस मूवी में डेविड को भी फॉलो करने चाहिए थे। रूल नंबर 1, नो फ्रीक्वेंट टाइम जंप्स। देखो सबसे बेसिक नियम, जितना कम हो सके उतना कम टाइम जंप करना, क्योंकि इससे आप गलतियों को कम कर सकेंगे। रूल नंबर 2, डू नॉट डू एनीथिंग इन पास्ट। चाहे कुछ हो जाए, पास्ट बदलने के मकसद से जाना ही नहीं है, इससे आप टाइमलाइन को ब्रांच होने से रोक पाएंगे। रूल नंबर 3, अवॉइड मिस्टेक्स। पास्ट में जाने के बाद वहां आपको काफी ज्यादा सतर्क होना होगा। आपकी एक छोटी सी गलती भी टाइमलाइन को बांट देगी, तो आप एक गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, अवॉइड मीटिंग योरसेल्फ। ये हमेशा से टाइम ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी नियम रही है। खुद से ना मिलने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज क्या रिजल्ट देगी कोई नहीं जानता। एंड लास्ट, रूल नंबर 5, ऑलवेज डू स्मॉल जंप्स। ज्यादा लंबे जंप्स नहीं करने और पास्ट में ज्यादा समय तक रुको भी मत, क्योंकि जितनी ज्यादा देर रुकोगे कोई ना कोई गड़बड़ी की चांसेस भी बढ़ेंगे। सो कीप दिस इन माइंड। ये है मेरे बताए नियम जिन्हें फॉलो करना ज्यादा बेटर है। पर एंड में मैं आपको ये कहूंगा कि आप सब ये मूवी देखो और मेरे सवाल के साथ जाओ कि मशीन चलाने के बाद क्या सच में टाइमलाइन रीसेट हुई थी। सोचना इस पे।
तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये कैसी लगी। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इसे देखो और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब भी दे सकते हो। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और तुम सभी को हैप्पी दिवाली और मे द फोर्स बी विथ यू। May the force be with you. May the force be with you. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master.